नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर टॉप बेन पर आपको दिख रहा होगा एक कॉकरोच से सीधी बात लाइव। आपको लग सकता है यहां तो एक युवा दिख रहा है, एक लड़का, फिर मैं ये क्यों लिख रहा हूं एक कॉकरोच से सीधी बात। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देश के जैसे युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया है, या जिन युवाओं को जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है, जो किसी पेशे में नहीं रह पाते हैं, या तो मीडिया में चले जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया में जगह बना लेते हैं, या फिर आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, या फिर किसी और तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर या हर किसी पर हमले शुरू कर देते हैं, तो चीफ जस्टिस के मुताबिक वो कॉकरोच है, पैरासाइट। तो उस हिसाब से देखें तो सौरभ दास इनका नाम है, मीडिया में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। तो एक तरह से चीफ जस्टिस के मुताबिक परफेक्ट है कॉकरोच, और नौकरी भी नहीं मिली है इन्हें, मतलब इंप्लॉयड नहीं है। यह अलग बात है कि सौरभ दास शानदार रिपोर्टर हैं, खोजी रिपोर्टर, युवा रिपोर्टर, कैरवान से लेकर फ्रंटलाइन से लेकर द वायर के लिए एक से एक खुलासे किए हैं इन्होंने, सौरभ दास ने। न्यायपालिका और न्यायपालिका के भीतर सड़न पर भी बहुत कुछ लिखा है। कैरवान की एक स्टोरी तो बहुत चर्चित हुई थी, जो मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले जब उन्होंने कवर स्टोरी की थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर। चंद्रचूड़ की शख्सियत के कई ऐसे पहलू, कई छिलके सौरभ दास ने अपनी स्टोरी में, 40 पन्ने की वो स्टोरी थी, बहुत चर्चित हुई थी, सौरभ दास ने लिखी थी। लेकिन सौरभ दास वो सब हैं जो होने पर जस्टिस सूर्यकांत के मुताबिक युवा कॉकरोच बन जाता है, क्योंकि सौरभ दास सवाल पूछते हैं, सौरभ दास एक्टिविस्ट की तरह सिस्टम को घेरते हैं, सौरभ दास मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर। और चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में, एक सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने के लिए एक एडवोकेट की तरफ से जो अर्जी दी गई थी, उस पर बातचीत करते हुए या सुनवाई करते हुए या अपना मौखिक ऑब्जर्वेशन में जो बात कही, उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा है। हजारों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर चीफ जस्टिस को क्या हुआ कि जनरलाइज करके स्टेटमेंट दे दिया युवाओं के लिए कि ऐसे युवा कॉकरोच है, पैरासाइट। तो मुझे लगा सौरभ दास को ही इनवाइट करो, जो चीफ जस्टिस के मुताबिक कॉकरोच का तमगा पाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट केस है। तो बहुत बहुत स्वागत है सौरभ। तो पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सौरभ, और क्या मामला है। हालांकि मामला किसी एडवोकेट से जुड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का दर्जा हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने थे, लेकिन जवाब में जो उन्होंने कहा वो निहायत बेहद आपत्तिजनक है। जनरलाइज करना है देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए जो चाहे आरटीआई करते हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे सिस्टम से सवाल करते जी अजीत जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब आपको तो पता ही है ये जो मामला है, एंड आई एम नॉट ऑफेंडेड। आपने पूछा कि मैं ऑफेंस तो नहीं ले रहा हूँ कॉकरोच बोलने पे। देखिए, कॉकरोचेस के बारे में इतना डिस्कशन हो गया जब से सीजेआई का स्टेटमेंट आया। काफी लोगों ने बताया कि कॉकरोचेस आर सो रेजिलियंट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हमला भी हो जाए, ओनली कॉकरोचेस विल सर्वाइव, दे आर दैट रेजिलियंट। तो इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट कि देश के युवा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोचेस बोल रहे, बिकॉज डिस्पाइट द सिस्टम फेलिंग। आप देखिए, वो नीट का अभी पेपर लीक हो गया, कितने पेपर लीक्स हो गए, जॉबलेसनेस है, उसके बावजूद यूथ ऑफ दिस कंट्री हैज होप। तो इफ यू डोंट कॉल दिस रेजिलियंट, तो रेजिलियंस, तो इसके अलावा क्या हो सकता है ये चीज। तो इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई थैंक हिम फॉर दैट। लेकिन सीरियस नोट पे अगर मैं आपसे बोलूं, आपने जैसे बोला, ये केस एक्चुअली जो उनके सामने आया वो एक सीनियर डेजिग्नेशन वाला मामला था। एक लॉयर थे, उन्होंने अपने सीनियर डेजिग्नेशन ना होने पे उस डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो उस केस के दौरान आई थिंक चीफ जस्टिस का जो बेंच था, चीफ जस्टिस को उनको कोई रिलीफ नहीं देना था। उस डिस्कशन के चलते उन्होंने ये स्टेटमेंट, जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत ही कंडेमनेबल है, क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सबसे सबसे टॉप जज है इस देश के। He is the guardian of the constitution, he is the guardian of people's rights,
ही इज द गार्जियन ऑफ द यूथ एज वेल, क्योंकि आपको पता है 65% ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन इज यूथ। तो अब उनके गार्जियन होने के बावजूद वो स्टेटमेंट पास करते हैं कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच के तरह बन चुके हैं, पैरासाइट के तरह बन चुके हैं, एंड जब उनको काम नहीं मिलता तो वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में घुस जाते हैं, सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, और फिर हर साइड से सिस्टम को अटैक करते हैं। तो इज ही द चीफ जस्टिस ऑफ द सिस्टम, or is he the chief justice of the downtrodden, of the people of this country, vulnerable people जो उनके कोर्ट के सामने रोज आते हैं? तो इट इज कंडेमनेबल, एंड काफी लोगों ने बोथ, एंड खुशी की बात यह है कि a lot of people from the right wing as well, राइट विंग के साइड से भी काफी लॉयर्स स्पेशली पब्लिकली हैव कंडेम्ड और एटलीस्ट आस्क्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपोलोजाइज, एंड जो दूसरे सामान्य लोग भी है उन्होंने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है सोशल मीडिया पे स्पेशली, एंड एक अप्रोर हुआ है पूरे देश में अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। सिर्फ ये कंडेम करने वाली स्टेटमेंट नहीं है अजीत जी, एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन भी है मेंटालिटी का, कि हमारे जो सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश है इस देश के सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या मेंटालिटी है, व्हाट इज हिज जुडिशियल टेम्परामेंट। अब आप देखिए, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके पहले, शो के पहले उस पर आते हैं, लेकिन पहली बात ये निहायत एतराजजनक है, आपत्तिजनक है। कोई भी दर्शक आप संजीदा होकर सोचिएगा, प्रो मोदी, एंटी मोदी, प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी, प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, इस सारे खांचे को हटाइए। आप सिर्फ चीफ जस्टिस के उस बयान को पढ़िए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, जिस बयान में जनरलाइज कर रहे हैं कुछ युवा, कुछ बेरोजगार युवा, लेकिन जो भी युवा, वो युवा कॉकरोच है। वो कौन युवा कॉकरोच है और उसका डेफिनेशन चीफ जस्टिस के हिसाब से क्या है? जो युवा मीडिया में है, नौकरी नहीं मिली, सोशल मीडिया में है, बेरोजगार थे इसलिए सोशल मीडिया में है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सिस्टम पर हमला करते हैं। मतलब उन्होंने तय कर दिया कि कुछ बेरोजगार युवा, कुछ में कुछ भी हो सकते, कुछ लाख हो सकते, कुछ भी हो सकते, बेरोजगार है, कुछ नहीं मिला तो मीडिया, सोशल मीडिया और पीआईएल या आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए और उस सिस्टम पर हमला करते। इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो कॉकरोच है, पैरासाइट है। तो सोचिए किस तरह से उन्होंने बेरोजगार युवाओं को या उन युवाओं को जो एक्टिविस्ट हैं या सिस्टम से सवाल करते हैं, किस खांचे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिट करने की कोशिश की। भाई हम लोग तो कॉलेज के दिनों में सौरभ हमने सुना है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और युवा मतलब 22 साल, 18 साल, 20 साल, 24 साल की वो उम्र होती है जब सिस्टम से सवाल करते हो, जब आंदोलन करते हो, जब प्रदर्शन करते हो, जब विरोध जताते हो, जब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हो। अभी अगर नीट के 24 लाख बच्चे किस घुटन और किस परेशानी, किस मेंटल ट्रॉमा के शिकार होंगे, उनमें से वो बच्चे अगर 1-2 लाख अलग अलग राज्यों में सड़कों पर आ जाएंगे, उनका हक है, संविधान में मिला हक है उनका विरोध जताने का, प्रदर्शन करने का, आक्रोश जताने का, सरकार और सिस्टम से सवाल पूछने का। लेकिन चीफ जस्टिस के हिसाब से तो वो सारे अब कॉकरोच हो जाएंगे जो सिस्टम को घेर रहे हैं। या किसी भी तरह के आंदोलन में, कोई भी प्रदर्शन जो देश में होता है, जो देश के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करता है, जो सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े करता है, इवन कई बार सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है, आप कहें ये सब कॉकरोच है। तो ये निहायत आपत्तिजनक है और मुझे लगता है चीफ जस्टिस को इन ऐसे बयान पर सफाई भी देनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए अनकंडीशनल कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। सौरभ आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आते हैं आगे। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ अजीत जी, आपने जो बोला, नीट के इतने सारे बच्चों को जो कष्ट पहुंच रहा है, एंड कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक नहीं आया है, किसी मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है। उन्होंने कुछ लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, लेकिन पहले जो लीक्स हुए थे उसमें भी अरेस्ट हुए थे। क्या जो बड़े मछली है वो पकड़े गए? कभी नहीं पकड़े गए। क्या उनका कन्विक्शन हुआ कोर्ट ऑफ लॉ में? मुझे तो नहीं पता कि कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो अब जब सिस्टम फेल कर रहा है तो फिर लोग तो आपत्ति जताएंगे, लेकिन उन लोगों को आप बोल रहे हो कॉकरोच, पैरासाइट। एंड एक और चीज, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, इसलिए हम लोगों के लिए तो ऐसा उन लोगों को बोलना कि दे बिकम जर्नलिस्ट एंड देन दे आर पैरासाइट्स। तो आप सोचिए
close to 100 journalists have been murdered in this country. एक भी जर्नलिस्ट के मामले में कन्विक्शन नहीं हुआ है आज तक. ये हमारा सिस्टम है. तो 100 क्लोज टू 100 जर्नलिस्ट हैव बीन मर्डर्ड. 100 से ऊपर आरटीआई एक्टिविस्ट हैव बीन मर्डर्ड, क्योंकि वो एक तरह से सेल्फलेस सर्विस कर रहे थे, करप्शन को उजागर कर रहे थे, अपने लोकल लेवल पे कर रहे थे. रोड में करप्शन, रोड बनने में करप्शन होता, माफिया के खिलाफ जा रहे थे. इट्स अ सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री. अब ऐसे लोगों को आप दीमक बोल रहे हो, ऐसे लोगों को आप कॉकरोच बोल रहे हो. तो मैं यही बोलना चाहता कि ये एक बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट है, एक बहुत ही पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन हिज मेंटालिटी. क्योंकि आप चेयर का सम्मान तो छोड़ दीजिए, वो तो हम लोगों का जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स है, एथिक्स है, वो बहुत नीचे गिर चुका है ऑलरेडी. इससे नीचे और क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उस चीज को भी आप सेट असाइड करें तो उनके मेंटालिटी के बारे में ये बहुत कुछ बोल रहा है. एंड अजीत जी, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया आपके शो में आने के पहले. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ऐसे टिप्पणी. 15 मई को इन्होंने ये कॉकरोच वाला बयान दिया. 11 मई को, कुछ दिन पहले ही, उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट के खिलाफ कुछ बोला कि दीज सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, इनका काम ही है कोर्ट में आके दलीलें फाइल करना. कोई भी एक ऐसा केस हमें बता दीजिए जो एनवायरमेंटलिस्ट ने डेवलपमेंट वर्क जो इन्होंने वेलकम किया हो. इनका ये स्टेटमेंट था. अगेन दिस शोज अ एटीट्यूड, इट शोज अ प्रेजुडिस्ड माइंड अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट. 29 जनवरी को ट्रेड यूनियंस के खिलाफ इन्होंने बोला था कि ट्रेड यूनियंस आर रेस्पॉन्सिबल एजेंट्स जिनके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है हमारे देश में. इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, जबकि हमें पता है कि लेबर लॉस के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इन लेबरर्स का कंडीशन क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं. उसके बावजूद जो थोड़े बहुत यूनियंस बन जाते हैं, जो अपना अधिकार को एसर्ट करते हैं, उनके खिलाफ बोल देना कि दे आर द एजेंट्स, दे आर द बिगेस्ट पीपल जिनके वजह से देश की तरक्की नहीं हो रही. ऐसा उनका स्टेटमेंट था 29 जैन को. 2 दिसंबर को उन्होंने रोहिंग्या का कोई मैटर सुनते हुए बोला था कि रोहिंग्या लोगों को क्या हमें इंट्रूडर्स को वेलकम करना चाहिए. अब देखिए उनके सामने केस कितना सेंसिटिव था कि एलिगेशन था कि पुलिस वालों ने कुछ लोगों को उठा के पुश बैक कर दिया, फेंक दिया दूसरे देश के अंदर. तो ये सारे लीगैलिटी को ना समझ के उन्होंने एक ऐसा इनसेंसिटिव कमेंट दिया कि इंट्रूडर्स को हम लोग क्या वेलकम करेंगे. इस ऐसे ही उन्होंने पहले भी 12 दिसंबर को इन्होंने, जब ये रोहिंग्या वाला कमेंट पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था, ऐसे ही कुछ दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 12 दिसंबर को कि नोबडी कैन ब्राउबीट मी विद कमेंट्स. मतलब कि मुझे कोई धमका डरा नहीं सकता कोई. लेकिन एक कंसर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे एंड बाहर के साइड में क्रिटिसिज्म करके, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा. 3 मार्च 2025 को उन्होंने जर्नलिस्ट लोगों के खिलाफ, जिन्होंने ये जो बियर बाइसेप वाला केस चल रहा था उस टाइम पे, उस पे मैंने भी कुछ लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के मामले पे उन्होंने कोर्ट में बोला, सबके सामने ओपन कोर्ट में, कि some brainless people are writing on free speech, we know how to handle them also. ये कोई भाषा है चीफ जस्टिस, कोई जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की. मई 2025 में भी उन्होंने महमूदाबाद वाला, जो अशोका प्रोफेसर महमूदाबाद वाला केस था, उसमें भी उन्होंने बोला था वी नो हाउ टू हैंडल देम ऑल्सो. तो बताइए, ऐसे धमकियां आ रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे, एंड नॉट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दीज आर 3 4 5 7 टाइम्स ऐसे कमेंट्स आए हैं पिछले 2 सालों में. उसके पहले आप एक और चीज बता दूंगा, ये कुछ है राइट विंग के साइड में स्पेशली जो इस सरकार को शायद सपोर्ट करे. देखिए, हमें कोई सरकार से लेना देना है नहीं, हमें है इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो रहा है. क्या लोग उसी नजरों से, उसी रेस्पेक्ट के नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे जब उसका टॉप जज ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं? नहीं. तो हमारा कंसर्न है व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल इमेज, व्हाट इज द सिग्नल दैट इज गोइंग. अब इन्होंने 2022 में जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था. इन्होंने बोला था, हर लूज टंग हैज सेट द एंटायर कंट्री ऑन फायर, शी इज सिंगल हैंडेडली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. इस पे इतना बवाल मचा था, राइट विंग वाले, बीजेपी सपोर्टर्स, ये सारे लोग उठ गए थे जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ बोलते हुए कि
बिकॉज ऑफ हिम नुपुर शर्मा इज अंडर थ्रेट, उनको सिक्योरिटी लेनी पड़ी। हम्म। भले ही वो अलग बात है कि नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कितना अपशब्द कहा था, जिसके वजह से इंटरनेशनल कंडेमनेशन भी हुआ था इंडिया का एंड इस लीडर का। तो ऐसे तो देयरफॉर जब ऐसे स्टेटमेंट्स पास होते हैं, इसको एक पार्टिजान लेंस से नहीं देख सकते कि ये कांग्रेस सपोर्टर है, ये आप सपोर्टर है, ये बीजेपी सपोर्टर है, तो उस हिसाब से हम लोग कमेंट करेंगे। जब ऐसे कमेंट्स होते हैं वो सबके लिए अप्लाई होता है, क्योंकि कल हम आप कोई भी हमारे तरह कोई भी जाए, लॉयर्स जाए, अगर ऐसा कोई जज बैठा उनके सामने तो वो तो अपनी मर्जी का करेंगे। कानून का तो फिर कानून विल टेक अ बैक सीट, लॉ विल टेक अ बैक सीट। तो जैसे उनका बयान है, देखिए मैं तो इस बयान को जो ग्राफिक्स में था थोड़ा शॉर्टकट था, अगर पूरा बयान चीफ जस्टिस का बताए, कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने की वजह से कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया में जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं। मतलब एक तरह से बेरोजगार युवा या अनएम्प्लॉयड, या उसने अपने हिसाब से कोई रास्ता तलाश, भाई फिर तो मैं भी बेरोजगार हूं भाई, उम्र मेरी भले 60 साल है, बेरोजगार हूं क्योंकि मैंने अपने हिसाब से चीजें तलाशी। मुझे युवा के खांचे में भले न फिट किया जाए। लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपना रास्ता युवा तय करना चाहते हैं, कि मीडिया में जाए, सोशल मीडिया में जाए, एक्टिविस्ट में कुछ भी करे। तो उन सबको आप कैसे इस तरह से बात कर सकते हो? दूसरी बात, बहुत सारी बातें आपने भी बताई, मेरे पास संक्षिप्त लिस्ट मैंने तुरंत निकाली कि आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई की वजह से, एक लिस्ट मेरे पास है कि पीआईएल की वजह से कितने बड़े बड़े फैसले हुए पिछले दशकों में। आरटीआई में राशन घोटाले पकड़े गए, मनरेगा में फर्जी मजदूरी और फर्जी भुगतान के मामले सामने आए, स्कूलों में मिड डे मील और स्कॉलरशिप के घोटाले सामने आए, सरकारी नौकरियों में भर्ती और धांधली के मामले सामने आए, सड़क पुल और सरकारी निर्माण में घटिया काम के सामने आए, सांसदों और मंत्रियों के खर्चे, विदेशी यात्राओं में जो गड़बड़ झाला था उसके मामले सामने आए, कई राज्यों में फर्जी पेंशन और फर्जी योजनाएं पकड़ी गई, पर्यावरण से जुड़े हुए कई आरटीआई की वजह से दस्तावेज सामने आए, लैंड एक्विजिशन से लेके कॉर्पोरेट डील्स के खुलासे हुए, कई तरह के खुलासे आरटीआई एक्टिविस्ट की वजह से हुए। और पीआईएल की भी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास कि पीआईएल की वजह से देश में क्या कुछ हुआ है। पहला एक पीआईएल सबसे बड़ा माना जाता है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें हजारों अंडर ट्रायल जो बिना सुनवाई के जेलों में बंद थे, उनकी सुनवाई का अधिकार मिला, राइट टू स्पीडी ट्रायल। उसके अलावा विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पर्यावरण, गंगा सफाई और ताजमहल संरक्षण, दिल्ली प्रदूषण को लेकर, इन्वायरमेंटल लॉ को लेकर, बहुत सारे पीपुल्स पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एशियाड गेम्स में मजदूरों को वेतन को लेकर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऐसे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अमित सहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब इतने पीआईएल और आरटीआई से मामले। देखिए बेजा इस्तेमाल किसी चीज की कर रहे हैं तो बेजा इस्तेमाल तो जुडिशियरी में ऐसे जज हैं जो आरएसएस की शाखा में चले जाएं या आरएसएस के प्रोग्राम में चले जाएं या हिंदुत्व पर शेखर यादव जैसे भाषण दे दें, तो वहां तो आपको कोई एतराज दिखता नहीं है। बेजा इस्तेमाल कहीं भी हो रहा है, एबरेशन है, उसकी बात करें। जनरलाइजेशन यहां हुआ है, एतराजजनक बात यह है सौरभ जी। अब देखिए, आपने इतने सारे केसेस गिनाए, अब वो लोग बोलेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए मिसयूज बहुत है, पीआईएल का मिसयूज बहुत है, आरटीआई का मिसयूज है, ये सच बात है, मिसयूज है, लेकिन फिर सिस्टम क्या कर रहा है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे कि अटैक हो रहा है सिस्टम पे। जब ऐसे पीआईएल्स जाते हैं कोर्ट्स के सामने, कितने पीआईएल्स ऐसे हैं जो एकदम फ्रिवुलस है लेकिन उस पे कॉस्ट भी डालता है कोर्ट। 25,000 का जुर्माना डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का आप जुर्माना डालिए ऐसे लोगों पे। कल से बंद हो जाएगा ऐसे पीआईएल्स आना, लेकिन आप करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? इस पे भी सोचना चाहिए, इस पे भी एक आंसर आना चाहिए। आरटीआई का अगर मिसयूज होता है, आप बताइए किस चीज का मिसयूज नहीं हो सकता है? व्हाट कैन नॉट बी अ वेपन? मेरे सामने ये पेंसिल होल्डर है, देखिए अजीत जी, ये पेंसिल होल्डर है, ये स्टोन का बना है, इसको मैं वेपन की तरह यूज नहीं कर सकता हूं क्या? ये उठा के मैंने किसी को मार दिया, इट्स अ वेपन, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये मैं नहीं रखूंगा अपने रूम में। मेरे सामने ऐसे ग्लास रखा है, अगर ये ग्लास माथे पे मार दूं तो सिर फूट जाएगा, मर जाएगा वहीं पे आदमी। एनीथिंग कैन बी मिसयूज्ड, एनीथिंग कैन बी अ वेपन, बट द पॉइंट इज कि जब एक जज के घर पे
कैश मिलता है इतना ज्यादा, एंड वो जलता हुआ कैश है, एंड वो कैश गायब हो जाता है सुबह तक, एंड आज तक एक एफआईआर भी नहीं होता है उस जज के खिलाफ। तो फिर वो यशवंत वर्मा। सिस्टम कहाँ चला गया जो बोल रहा है कि इतना मिसयूज हो रहा है आरटीआई का या पीआईएल का वगैरह वगैरह, जिसके वजह से वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो देयरफॉर अकाउंटेबिलिटी हैज टू गो बोथ वेज। एंड ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, इनके पास तो बहुत पावर है युवा के कंपैरिजन में। ये अपना टूल्स यूज करके क्यों नहीं ये मिसयूज को बंद कर देती है? तो ऐसा एक लेकिन जब ऐसे जनरल कमेंट्स आते हैं, इससे क्या होता है, एक चिलिंग इफेक्ट होता है। क्योंकि फिर दूसरे लोग जो आज भी हमारे देश में जो लोग फॉलो नहीं करते कोर्ट्स, जो जानते नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, कितना रॉट जम चुका है हमारी जुडिशरी में, वो आज भी जुडिशरी को बहुत ही हाई एस्टीम में लेते हैं कि जज जो बोल दे वही है सच, ऐसे मान के चलते हैं। अब उन लोगों का क्या माइंड में इंप्रेशन बन रहा होगा जब ऐसा ये देते तो हैं। सौरभ, जब आपने जुडिशरी को लेकर या जस्टिस सूर्यकांत के पहले के सारे कमेंट्स जो आपने बताए, तो उससे एक माइंडसेट भी चिंता की बात आती है। चीफ जस्टिस से इस तरह के माइंडसेट की आप उम्मीद नहीं करते हैं। चीफ जज, जैसा कि आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि संविधान के कस्टोडियन है, गार्जियन आपने कहा, मैंने कस्टोडियन कहा, एक ही बात है। तो जो आप कस्टोडियन है, आखिरी उम्मीद है, 140 करोड़ की आबादी की आखिरी उम्मीद है, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नाउम्मीद होता है, वो भी आपके दरवाजे पर आता है। तो जो शख्स आखिरी उम्मीद हो और वो शख्स अगर इस तरह के बयान दे, तो सवाल ये नहीं है कि इस बयान का अभी जैसे मुझे पता चल रहा है कि इसका उन्होंने शायद कोई सफाई दी, मैंने अपने सहयोगियों को बोला सफाई भेजे मुझे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने ऐसा बोला, सवाल स्क्रीन पर आ गया। सवाल ये है कि एक माइंडसेट है और वो चिंताजनक है। अभी उनकी तरफ से एक सफाई आया है कि मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक मामले में सुनवाई के दौरान मेरे मौखिक विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया। लेकिन नो, अब वापस आइए उनके बयान पर, जो पूरा बयान है। हाँ, अब ये बयान है। इस बयान में तो ऐसा चुनिंदा बात नहीं है, जनरलाइजेशन है। और जनरलाइजेशन में है कि जो भी युवा आरटीआई एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया में आ जाता है, कहीं नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, तो वो सब सिस्टम पर हमला करता है। तो आप ठीक है, आप थोड़ा बैक ट्रैक किया, चूंकि इस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, लेकिन ये माइंडसेट चिंताजनक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर ऐसा माइंड, जितना आपने ग्राफिक चलाया उसमें ये तो नहीं लग रहा है कि ही इज अपोलोजाइजिंग या रिग्रेट भी, खेद भी जता रहे हो। तो बस बोल रहे कि मिसकोट कर दिया मुझे एक सेक्शन ने। अब आप अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, ये बोल रहे कि वो कॉन्टेक्स्ट था कि कोई लॉयर आया था मेरे सामने एंड उसका ऐसा ऐसा केस था, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्टेक्स्ट इज इररेलेवेंट इन अ केस लाइक दिस। आप बोलिए कि उस पद का मर्यादा क्या है कि कोई वहां पे जज बैठे हैं, वो ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी केस में। एंड एक बार तो नहीं, मैंने जैसे आपको बताया 7 पहले के एग्जांपल्स है। तो आपने सही बोला कि ये एक माइंडसेट एक रिफ्लेक्ट करता है। एंड देयरफॉर अभी आप देखिए ये जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वाला मैटर हुआ अरविंद केजरीवाल के सीबीआई वाले केस में, इसमें आज ही मैं देख रहा था कि जस्टिस संजीव बैनर्जी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने तो पहले खेद जताया कि जुडिशरी का इमेज इतना इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ हाउ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कंडक्टेड हरसेल्फ इन दैट केस। उनको तो पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आर बीइंग अपॉइंटेड एज जजेस इन दिस कंट्री, दैट सिस्टम हैज टू बी क्लेंस्ड। वो बोल रहे थे धुलाई होनी चाहिए ये पूरे अपॉइंटमेंट सिस्टम की, क्योंकि पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन्स एंड जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड इन द हायर जुडिशरी। तो उस चीज को इस चीज से अगर हम कनेक्ट करें कि जुडिशियल टेम्परमेंट जो होता है कि एक बंदा जज बनने के लायक है भी नहीं इन टर्म्स ऑफ टेम्परमेंट, वो हम कैसे एसेस कर रहे हैं? वो तो कोई एसेस नहीं कर रहा है। कलीजियम अपना रिकमेंडेशन दे देती है, सरकार दबाव बना देती तो कलीजियम रिकमेंडेशन भी दे देगी एंड फिर वो क्लियर हो जाएगा।
There is simply no एक system. हुआ था सौरभ, याद होगा मुंबई में, मुंबई हाई कोर्ट में बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी लेडी, शायद अगर मुझे नाम याद आ रहा है, जिन्हें जस्टिस अपॉइंट किया गया था, कॉलेजियम में ने नाम क्लियर किया था और बहुत आउटरेज हुआ उसको लेकर। उनके सारे विजिटिंग कार्ड और बयान आ गए थे जो एज ए बीजेपी लीडर उनके बयान थे, अगर आपको याद है। नहीं, जी, मुझे जी, याद है जी। कुछ महीने पहले की बात। और जैसा कि मैंने शेखर यादव का जिक्र किया, एंड वो जो इम्पोर्टेंट ये था कि उन लेडी का जजशिप का नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड अर्लियर, लेकिन जब चंद्रचूड़ बन के आए चीफ जस्टिस, उन्होंने सुओ मोटू वो फाइल वापस मंगवाया, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सुओ मोटू वापस फाइल मंगवाने का। स्पेशली फाइल वापस मंगवाया, फिर क्लियर किया उनका अपॉइंटमेंट। नीला गोखले क्या बात कर रहे होंगे आप? हाँ, कुछ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली अभी। तो इसमें होता क्या है कि आप तो चूंकि बहुत लीगल मामले को इन्वेस्टिगेट करते हो, रिपोर्टिंग करते हो और बेरोजगार भी हो, हालांकि बाय चॉइस आप बेरोजगार हो, लेकिन बेरोजगार भी हो क्योंकि उन्होंने कहा बेरोजगार युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिलना और पेशे में जगह नहीं मिलने के कारण कॉकरोच की तरफ फैल जाते हैं। लेकिन चलो, ये तो लाइटर नोट हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर क्लोज करने से पहले एक यूथ के तौर पर, एक एक्टिविस्ट के तौर पर, मैं आपको एक्टिविस्ट कहूंगा और मैं मानता हूं एक्टिविस्ट होना तमगा है। आप एक्टिविज्म के जरिए वसूली कर रहे हैं या एक्टिविज्म के जरिए आरटीआई या पीआईएल या ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरटीआई का तो क्या हंस रहे इस रिजिम में, हम सब जानते हैं। तो एक्टिविस्ट होना गाली नहीं है। जर्नलिस्ट होना आज क्या हम जान रहे हैं कि कौन जेल रिटर्न राष्ट्रवाद का रोज घुट्टी पिला रहा है देश को और कितने लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये तमगा मैं मानता हूं। आप भी, मुझे लगता है, आपको बता दूंगा। बात आती है कि ऐसे में चिंताजनक क्या, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस या न्यायपालिका से, जहां से हमें उम्मीद है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की हिफाजत होगी, सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाले हमारे अधिकारों की हिफाजत होगी, अगर हमने मोदी सरकार, योगी सरकार, किसी भी सरकार, बीजेपी सरकार, ममता बनर्जी सरकार, किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, मैं आंदोलन और प्रदर्शन की भी बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा अधिकार है सड़क पर प्रदर्शन करने का, आवाज बुलंद करने का, जंतर मंतर पर बैठने का। हमारे उस अधिकार को अब कॉकरोच से तुलना करके कहोगे कि पैरासाइट हैं, कॉकरोच हैं, सिस्टम पर हमले करते हैं, तो फिर ये चिंता किसी को भी होगी कि इस माइंडसेट की वजह से कल को वो कहीं लंबे नप सकता है। देखिए, लोग, हमारे जैसे लोग, हम लोग का कोई, मतलब कि जो यूथ है, दे आर एक्चुअली वेरी सैड, बहुत दुखी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम पेपर लीक के पहले इतने महीनों, इतने सालों प्रिपेयर करते, इतना पैसा देते, दूसरे स्टेट्स में जाके पढ़ते हैं, एंड तब भी उनको रोजगार नहीं मिलता है। आप देखिए आर्मी के भर्ती में उन्होंने कैसे खेला खेल दिया, 4 साल का बना दिया वो अग्निवीर वाले स्कीम से। तो युवा तो बहुत सैड है ऑलरेडी। लेकिन आपने जैसे बोला कि जब सब रास्ते बंद हो जाए, तब कोर्ट का दरवाजा उनके सामने होता है। लेकिन जब ऐसे टिप्पणी आते हैं, देखिए लोग तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लोग खाप पंचायत तो नहीं जाते। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया है, ये तो खाप पंचायत लेवल स्टेटमेंट है ना, ये तो खाप में चलती होगी ऐसी बातें शायद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वहां पे तो ऐसे स्टेटमेंट्स का कोई इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। तो पॉइंट यही है अजीत जी कि मुझे लगता है पर्सनली, इफ आई वाज वन ऑफ द पीपल हु वुड गो टू कोर्ट, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे केस चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में जाए। ही शुड हिमसेल्फ रेक्यूज, उनको अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए ऐसे सारे केसेस से, जो युवा से रिलेटेड हो, जो एनवायरमेंटलिस्ट से रिलेटेड हो, जो एक्टिविस्ट से रिलेटेड हो, जो फ्री स्पीच से रिलेटेड हो, एंड जो कोई भी सिविल लिबर्टीज से रिलेटेड हो, उनको चुपचाप रेक्यूज कर लेना चाहिए, बिकॉज इट डज नॉट ऑगर वेल फॉर हिम और द इंस्टीट्यूशन, फॉर अ पर्सन हु इज सो प्रेजुडिस्ड बाय हिज माइंड to be hearing and doing justice in that case. बहुत अहम बातें कही। जब इस दौर में, इस देश में मंत्री गोली मारो सालों को जैसे नारे बुलंद करता है, जब मंत्री मुसलमानों के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करता है, आर्थिक बहिष्कार की बात करता है, जब बीजेपी नेता जहरीले भाषण देते हैं सीधे सीधे, एक तरह से
किसी भी तरह से वो भाषण संविधान के दायरे में संविधान की मूल आत्मा पर चोट करने जैसे होते हैं। और उसके बाद न्यायपालिका की भूमिका बहुत सन्नाटे में होती है, लगता है जुबान नहीं है, कोई अपनी तरफ से सुओ मोटो एक्शन नहीं है। और तब ऐसे वक्त में अगर आप एक्टिविज्म को, भाई प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं परजीवी संसद में, तो दरअसल आपने भी पैरासाइट कहा, तो बातें वही है जो सत्ता में सीट्स पर बैठे लोग कह रहे हैं पैरासाइट का ही हिंदी परजीवी होता है, तो आपने भी पैरासाइट कह दिया। किन लोगों को कहा? उन्हीं लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं, पहले संसद में कह चुके हैं। तो इसका मतलब बहुत चिंताजनक स्थिति है आज के दौर में। मनोज झा आरजेडी सांसद हैं, उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी है, मैं चाहता हूं स्क्रीन पर वो चिट्ठी दें उनका, जिसमें उन्होंने एक नागरिक के तौर पर, स्क्रोल में पूरी चिट्ठी था, एक नागरिक के तौर पर उनकी जो चिंताएं हैं स्क्रीन पर उन्होंने लिखा है कि आपकी हालिया टिप्पणियों में प्रयुक्त कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। चिंता केवल शब्दों के चयन की नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण की है जिसकी झलक इन टिप्पणियों में दिखाई देती है, जब एक संवैधानिक लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करते हैं, तो ये केवल व्यक्तिगत आक्रोश का मामला नहीं रह जाता, यह लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने लगता है। बात वही है जो इतनी देर से हमने बात की। ये मामला एक बयान भर नहीं है सौरभ, ये माइंडसेट है, एक पूर्वाग्रह है। और उस पूर्वाग्रह के बाद जैसे आपने कहा कि मैं चाहूंगा उनकी अदालत में नहीं जाए, भाई ऐसी जज हैं कि अगर कोई पीड़ित है, कोई एक्यूज है, आरोपी है, जो भी है, अगर उसे लगता है, मैं तो कह रहा हूं आरोपी है तो भी, अगर उसे लगता है कि आपकी अदालत में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जो केजरीवाल के केस में हुआ, और न मिलने की ये वजह है कि आप बीजेपी के मंचों पर आप दिखी हैं, आरएसएस के मंचों पर दिखी, उसके बाद वो रिजिड नहीं आखिर तक कि मैं इस मामले से रिक्यूज नहीं करूंगी, और अंत में मामला बदला, तो इस जिद की कोई वजह नहीं थी। तो इस तरह के बयान के बाद और संशय होगा लोगों में कि एक्टिविस्ट को, आंदोलन करने वालों को, विरोध करने वालों को, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को, भाई आज अगर किसान आंदोलन वैसे सौरभ हो रहा होता जैसे 1 साल चला, तब तो लाठी मार के वहां से भगा दिया होता कि भाई तो पैरासाइट और कॉकरोच बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी आपने हेट स्पीच का बहुत अच्छा उदाहरण दिया अजीत जी। अभी अभी जस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट के जो आई थिंक सेकंड कोर्ट है, जस्टिस विक्रमनाथ, उनका जजमेंट है। उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने दिल्ली दंगों के दौरान गोली मारो सालों को जो स्पीच दिया था, इट इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये ऑफेंस ही नहीं है। तो ऐसा अगर जजमेंट आ रहा है, फिर आप देखेंगे इलेक्शन के दौरान हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ एक पिटीशन आया था जो सूर्यकांत जी ने ही सुना था अपने कोर्ट में, बोला था कि मुझे नहीं एंटरटेन करना है। एंड द पिटीशन वाज आस्किंग ओनली वन थिंग कि इनको चुप कराइए, ये हेट स्पीच दे रहे मुसलमानों के खिलाफ, मियां मुस्लिम्स के खिलाफ। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं एंटरटेन करना है, फिर उनका ये बयान आता है। तो ये जो बयान आ रहा है, ये जो जजमेंट आ रहा है, जो लोग आंदोलन में बैठे जैसे सोनम वांगचुक, उनका 7 साल से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ही नहीं दिया, बाद में सरकार ने ही छोड़ दिया उनको। तो ऐसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इनका ये बयान आना, आई थिंक इट इज वेरी 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 डेंजरस एंड बहुत ही बेकार और डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है ये ऐसा स्टेटमेंट देना। एंड इट इज हाईली हाईली इनसेंसिटिव, इट हैज बीन राइटली कंडेम्ड बाय एवरीबॉडी एंड नाउ ही हैज कम आउट। और अब आप लीगल मामले को समझते हो, इसका जब चीफ जस्टिस अगर ऐसे बयान देते हैं एक्टिविज्म को लेकर, या सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनको लेकर, या आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर, तो जो लोअर जुडिशियरी है वो तो इससे मैसेज ड्रॉ करेगी ना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगी। कह रहे चीफ जस्टिस ये मानते हैं कि तुम एक्टिविस्ट जो लोग हो, कॉकरोच हो, पैरासाइट हो। तो पता चला कि नीचे लेवल पर अगर 10 एक्टिविस्ट पकड़े गए किसी जगह, कोई भी सरकार की किसी नीति, सड़क, बिजली, पानी, किसी चीज को लेकर प्रदर्शन करते हुए, तो उसके बाद उसको तो इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। चीफ जस्टिस कह चुके सब कॉकरोच हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक डॉग विस्लिंग ना, क्योंकि आप देखिए नाजी जर्मनी के टाइम पे, उस टाइम पे यही चीज जूस को कॉकरोच बोला जाता था। रेडियो रवांडा था वो हमेशा रोज ब्रॉडकास्ट करता था कि दीज पीपल यूथीज आर पैरासाइट्स। तो ये इसको बोलते हैं डॉग विस्लिंग। तो डेफिनेटली एक मैसेज जाता है नीचे। एंड
अगर सरकार में कोई होता है ऐसा बोलता तो लोग कंडेम करते, समझ में आता। लेकिन अगर एक कस्टोडियन, एक गार्जियन ऐसा शब्द यूज कर रहा है तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ कल्चर विद इन हिज इंस्टीट्यूशन एंड देयरफॉर इसलिए मैंने बोला कि उनको तो ऐसे केसेस सुनने ही नहीं चाहिए अब से। एंड ये कल्चर जरूर क्रिएट करता है एंड इट सेंड्स अ टेरिबल मैसेज कि जो नीचे तबके का जज होगा उसको भी डिस्करेज फील होगा कि ऐसे जब पिटिशंस आएंगे, भले ये ओरल स्टेटमेंट्स होंगे, ओरल स्टेटमेंट्स कैरी नो फोर्स ऑफ लॉ क्योंकि ये रिटन जजमेंट नहीं है, लेकिन इट रिफ्लेक्ट्स अ माइंडसेट एंड वो नीचे परकोलेट करता ही करता है। जी, तो चीफ जस्टिस को ऐतराज इस बात से तो नहीं है कि जो न्यायपालिका की आलोचना हो रही है, भाई न्यायपालिका भी आलोचना के दायरे में है। आप अपमानजनक बयान नहीं दे सकते जो डिफेमेशन के दायरे में हो, लेकिन जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं। जो उन्होंने इसके अगर इस बयान के पीछे देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट के कुछ वर्ग लगातार न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। भाई हमला नहीं होता है, हमें आपके फैसले से लग रहा है कि उस फैसले भाई, और वो कई बार फैसले को क्रिटिसाइज प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी या सबसे ज्यादा दुष्यंत दवे जैसे लोग रो रो कर, उनके तो इंटरव्यू याद है, वायर के इंटरव्यू में रो पड़े थे मेरे ख्याल से किसी जजमेंट पर, शायद ज्ञान बाप संभल या संभल में जो कुछ हुआ, तो वो तो भाई लॉ के जानकार हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कानून की कम किताबें उन्होंने आलोचना क्यों नहीं होगा। अल्टीमेटली तो ये तीसरा स्तंभ है ना डेमोक्रेसी का, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे सिस्टम का तीसरा स्तंभ है जुडिशरी। अगर उसके खिलाफ आलोचना नहीं हुआ तो किसके खिलाफ होगा। एंड आलोचना से बचना थोड़ी ना होता है, आपको तो और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप चीफ जस्टिस है कितने महीनों के लिए, आप 14 महीने 15 महीने रहेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का क्या आपने वो सोचा है, क्या आपने सोचा है कि इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, आरटीआई का और प्रयोग होना चाहिए, सारा ही इंफॉर्मेशन देना चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन भी नहीं देते आप। फिर आपके पास पूरे दुनिया भर का पावर्स भी है जो आप यूज करते हो, फिर आप ये स्टेटमेंट्स भी पास करते हो, फिर आप सरकारों के खिलाफ कुछ वैसे आदेश देते नहीं हो जबकि क्लियरली देयर इज एविडेंस। तो आप ये सारे काम करोगे, लेकिन फिर आपको एक तरह से क्या बोलते हैं, गॉड सिंड्रोम है कि वी आर बियॉन्ड क्वेश्चनिंग, वी आर बियॉन्ड द लॉ, वी आर आंसरिंग। आपको याद होगा चीफ जस्टिस रमन्ना के टाइम पे 2021 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जजेस आर आंसरेबल टू नन, दे आर ओनली आंसरेबल टू देयर कॉन्शियंस। ये क्या बात हो गई, कॉन्शियंस क्या, हमें क्या पता आपका कॉन्शियंस कैसा हो। लेकिन देयरफॉर द सिस्टम, आपके पास संविधान से अधिकार है, विवेक से अधिकार नहीं है, विवेक नहीं है, संवैधानिक क्या हो हमें क्या पता जी। एंड जो भी शेखर यादव का भी कोई विवेक था ना, शेखर यादव का भी कोई विवेक था, वो उस विवेक में हेट स्पीच की तरह उनके शब्द थे जो उन्होंने हिंदुवादी संगठन के मंच से जाकर, हिटलर का भी कोई होगा कॉन्शियंस, तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर। तो आई रियली थिंक ये जजेस को थोड़ा सा गॉड सिंड्रोम से ऊपर उठना चाहिए। जो इनके क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज निकल के आ रहे हैं बाहर, कि अपने बच्चों को लॉ ऑफिसर के साथ लगा दिया, अपनी वाइफ को अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में लगा दिया, एडवोकेट जनरल के ऑफिस में लगा दिया, आपके बच्चे उन सीनियर एडवोकेट्स के साथ काम कर रहे जो आपके सामने अपीयर हो रहे। तो इतना ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकल के आ रहा है, इससे आई थिंक द सिस्टम इज अ बिट रैटल्ड। एंड इसलिए आप देख रहे हो कि ये ना छटपटा रहे सब लोग कि अरे ये क्या हो रहा है। तो ये सारे जो एक्चुअल माइंडसेट है कि हमें तो पूरा गोपनीयता, सीक्रेसी में काम करना होता है, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, एक्सपोज हो रहे जजेस, उस माइंडसेट, उस एक्सपोजे का रिजल्ट है ये सारे स्टेटमेंट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, एक कॉकरोच से सीधी बात खत्म हुई। नमस्कार। हाँ जी, थैंक यू।